स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं महिपाल सिंह चौहान, जीव विज्ञान व्याख्याता। आज हम बायोलॉजी का जो टॉपिक है अपना, बायोलॉजी का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट अपना पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, बॉटनी का चैप्टर है ये। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन से पहले अपन एंजियोस्पर्म प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर लेते हैं, पीडी एकांतरण की बात कर लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, पीडी एकांतरण किसे कहते हैं, क्या होता है, और एंजियोस्पर्म पाथवे में कितनी प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीडी एकांतरण से तात्पर्य होता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर दो पीढ़ियाँ पाई जाती है। पहली जो पीढ़ी होती है स्पोरोफिटिक फेज होती है, जिसको अपन हिंदी में कहें तो बीजाणुद्वीप प्रावस्था होती है, और दूसरी जो प्रावस्था होती है गैमेटोफिटिक फेज होती है। गैमेटोफिटिक प्रावस्था युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है, अर्थात दो पीढ़ियाँ, स्वतंत्र पीढ़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन यह एक दूसरे के साथ में अंतः मिश्रित रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दो पीढ़ियाँ हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हम इसका विभेदन नहीं कर सकते, यानी देख के हम पता नहीं कर सकते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज कहाँ खत्म हुई है और गैमेटोफिटिक फेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अर्थात इन दोनों के बीच में अपन विभेदन नहीं कर सकते हैं। विभेदन करने का एक ही तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है ना, और वो ये होता है कि जब भी किसी प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, पुष्पन शुरू होता है ना, तो पुष्पन जब शुरू होता है तो वो जो प्रावस्था होती है वो होती है गैमेटोफिटिक प्रावस्था, युग्मकोद्भिद प्रावस्था, उसको अपन युग्मकोद्भिद प्रावस्था कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो प्रावस्था होती है वो कहलाती है स्पोरोफिटिक फेज, बीजाणुद्भिद प्रावस्था, जिसमें अधिकांशतः पौधा अपना जीवन यापन करता है। ये बहुत छोटी होती है, अर्थात यहाँ ये मेन फेज होती है, मुख्य पीढ़ी होती है, जबकि ये ससाइल होती है, ह्रासित होती है ना। ये लंबी अवधि की होती है और यह कम अवधि की होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये लॉन्ग ले होती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ये जो है जड़ तना में विभेदित होती है, मतलब यहाँ पर डिवाइडेड इन रूट स्टेम एंड लीव, लेकिन ये जो होती है वो जड़ तनापति में विभेदित नहीं होती, नॉट डिवाइड इन रूट स्टेम एंड लीव। नेक्स्ट आगे, ये जो होती है डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। कौन सी वाली प्रावस्था, बीजाणुद्भिद प्रावस्था डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है, जबकि युग्मकोद्भिद प्रावस्था जो होती है हैप्लॉयड होती है, अगुणित होती है, n होती है ना। अर्थात यहाँ पर युग्मकोद्भिद प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है, जिससे गैमेटिक फॉर्मेशन होता है, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो युग्मक जो होते हैं वो n होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, तो इसीलिए इस पीढ़ी को अपन क्या कहते हैं, npd भी बोलते हैं, और इसको अपन 2npd भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे अपने, है ना, शॉर्ट में एक समरी थी अपने पास में। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन अपना जो मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, है ना, उसकी बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहली बात तो रिप्रोडक्शन अपन जानते ही हैं, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता ही है, जिसके द्वारा एक नए इंडिविजुअल को जो है निर्मित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है ना। उसी को अपन क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन नाम देते हैं, यानी जनकों के द्वारा संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, ये फिर आगे दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है ये। फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात हिंदी में कहना चाहें तो लैंगिक जनन, इसको हम लैंगिक जनन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार होते हैं इसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आगे बात करें अपन, वापस इन्हीं को एक्सप्लेन करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देख लेते हैं एक बार, यानी अलैंगिक जनन क्या होता है देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं एक बार इसमें। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है मेंशन किए यहाँ पर साथ में। तो पहला जो पॉइंट अपना क्या है, देखो अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। ठीक है, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का जो है मियोटिक डिवीजन या मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, यानी पहली बात यहाँ पर युग्मकों का निर्माण मियोसिस से नहीं होता है। सेकंड, दूसरी जो बात है, जब यहाँ पर युग्मक ही नहीं बन रहे हैं तो उन युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, नो गैमेटिक फ्यूजन, किसी टाइप का कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। जब फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो फ्यूजन कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात अलैंगिक जनन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखो, इसे असंग जनन भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है असंग जनन, जिसको इंग्लिश में बोलना चाहिए अपन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसको अपन अपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं। अलैंगिक जनन का एक नाम है अपोमिक्सिस, ठीक है, असंग जनन। नेक्स्ट आगे, इससे उत्पन्न संतति जो है वो क्लोन कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ पर इसकी जो प्रोजेनी होती है ना, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, है ना। अब क्लोन क्या होता है, क्लोन किसे कहा जाता है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया था कि इसके साथ में क्लोन किसे कहा जाता है। क्लोन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें दो शब्द हैं, मुख्य रूप से दो शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो शब्द हैं यहाँ पर, और वो है आनुवंशिकीय और आकारिकीय। ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। क्लोन की डेफिनेशन बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी, आप इजीली आप इसको याद भी कर सकते हैं। देखो हिंदी में अपन डेफिनेशन देना चाहते क्या होती है वो, आनुवंशिकीय तथा आकारिकीय रूप से अपने जनकों के समान संतति क्लोन कहलाती है, ठीक है। यानी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली प्रोजेनी सिमिलर, द पेरेंट इज कॉल्ड क्लोन। यानी आनुवंशिकीय तथा आकारिकीय रूप से अपने जनकों के समान संतति क्लोन कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, ये तो हो गई क्लोन की बात कर ली अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, फिर आगे पहली बात तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड कौन सा हो जाता है अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसके दो टाइप थे, पहले टाइप की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। देखो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे टाइप है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, तो फिर इसके आगे दो टाइप हो जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फिर आगे दो टाइप है यहाँ पर। पहला कौन सा है, अगैमोस्पर्मी, जिसको अपन अनिषेक बीजता भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यस, तो हम यहाँ बात कर रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं वैसे, उसमें से अपन सेकंड फर्स्ट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर आगे दो टाइप हो जाते हैं, ये दो प्रकार में डिवाइड होता है ना। पहला कौन सा, अगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता, और दूसरा जो होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन, ठीक है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर आगे दो टाइप हो जाते हैं, अनिषेक बीजता और सेकंड कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में बोलना चाहिए अपन इसको तो अगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इनका फिर आगे अपन विवरण कर लेते हैं, इनको फिर आगे अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो अपना है अगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, क्या होती है, देख लेते हैं एक बार। तो सिंपल सा है, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं अपन, अगैमोस्पर्मी, है ना। तो अगैमोस्पर्मी जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डेफिनेशन से पहले शब्द समझ लें आप, ताकि डेफिनेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और वो तीन शब्द कौन कौन से हैं, ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा, ठीक है। यानी ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ए का मतलब होता है विदाउट इंग्लिश में, है ना, और गैमस का मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन, और स्पर्मा मतलब होता है सीड। अर्थात ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सिंपल सा। फर्स्ट ए यानी विदाउट, सेकंड गैमस यानी फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड स्पर्मा यानी सीड, यानी ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब इसको हिंदी में देखते हैं एक बार हम, ये इसकी डेफिनेशन है, देखो और इंग्लिश में ये आपके सामने, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड अगैमोस्पर्मी। हिंदी में डेफिनेशन बहुत ईजी, इसी को अपन हिंदी में देख लेते हैं एक बार, है ना। तो विदाउट यानी बिना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और सीड बीज अपन जानते हैं, ठीक है। तो अब ये शब्द क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर, कि बिना निषेचन के बीजों का निर्माण क्या कहलाता है, अगैमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। सिंपल ना डेफिनेशन, याद हो गई होगी, बहुत साथ साथ में याद हो गई होगी, एक बार वापस रिवाइज करना आप इसको, इजीली याद हो जाएगी। नेक्स्ट अब आगे देखो, सेकंड, ये तो हो गया पहला टाइप अपना, कौन सा वाला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं अपन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड पोर्शन अपना, सेकंड जो टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है देख लेते हैं एक बार, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है देख लेते हैं एक बार, डिस्कशन कर लेते हैं हम।
ठीक है। तो बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी कायिक भाग से अगर किसी नए पादप का निर्माण किया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन कहलाएगी। यानी कि बोलने से अपन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? देखो यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर एक, और वो बात ये है कि पादप का कोई भी भाग है ना जिसको अपन किसके लिए काम में ले रहे हैं? कायिक प्रवर्धन करने के लिए काम में ले रहे हैं, उसके लिए एक टर्म है, याद रखनी है आपको, और वो टर्म कहलाती है प्रवर्ध, पता? प्रोपिक्यूल। इंग्लिश में अगर मैं इसको देना चाहे नाम प्रवर्ध, इसको क्या नाम देते हैं अपन? प्रोपिक्यूल। ठीक है। प्रोपिक्यूल क्या होता है? प्लांट का मतलब कोई भी भाग है ना जिससे एक नए पादप को उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाता है? प्रवर्ध कहलाता है। और वो क्या क्या हो सकता है? जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, और पुष्प कलिकाएं भी हो सकती है, जो प्रवर्ध की भांति कार्य कर सकती है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, प्रवर्ध क्या होता है? तो पादप के वे कायिक भाग जिससे एक नए पादप को उत्पन्न किया जा सकता हो, क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। और यहाँ पर द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर यूज टू प्रिपेयर ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड प्रोपिक्यूल। इसको अपन प्रोपिक्यूल नाम देंगे। और क्या होती है? लाइक रूट, स्टेम एंड लीव। क्लियर? यहाँ तक था अपना टॉपिक। ठीक है। देखते हैं आगे, है ना। अब फिर आगे इनके प्रकार देख लेते हैं अपन, इनके टाइप देख लेते हैं एक बार, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं। यस, हम यहाँ पर लास्ट बात कर रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फिर आगे बात कर रहे थे किसकी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, है ना। क्योंकि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर दो टाइप थे, एक तो था अगैमोस्पर्मी, है ना, और सेकंड था अपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फिर आगे दो टाइप थे अपने, कौन कौन से थे? फर्स्ट जो अपन कह रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और नेक्स्ट आगे सेकंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसके फिर आगे दो टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फिर आगे दो टाइप हो जाते हैं, है ना। तो इसमें जो पहला जो है अपना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है, इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं बाय फ्लो चार्ट, है ना। सबसे अच्छा मेथड होता है बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में जो भी टॉपिक होते हैं, है ना, उसको मैं हमेशा से कहता आया हूँ, उसको हमेशा फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करें, फ्लो चार्ट से समझे, उसको ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हेडिंग के अंदर हेडिंग है, तो अपन भी इसको फ्लो चार्ट से देखते हैं एक बार, है ना। अगर आप इसको पढ़ोगे तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ कन्फ्यूज हो सकते हो आप। एक फ्लो चार्ट आपके सामने रहे, एक समरी आपके सामने रहे, ठीक है। इस प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट जो है इसको नोट डाउन कर लेना, आप लिख देना आप इसको, ठीक है, और फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करना आपको किसी भी टॉपिक को, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक बार आगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। ये है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कितने प्रकार का यहाँ पर अपन डिवाइड करें, देखो यहाँ पर कितने प्रकार से हो सकता है कायिक प्रवर्धन के आधार पर। ये चार तरह का हो सकता है। पहला जो अपना है तने के द्वारा बाय स्टेम, सेकंड जड़ के द्वारा बाय रूट, एंड थर्ड पत्तियों के द्वारा बाय लीव, एंड फोर्थ जननांगों के द्वारा यानी बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी ये चार प्रकार से जो है हो सकता है, ठीक है। यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन चार टाइप से हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोपिक्यूल, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ फिर इसका पहला टाइप देख लेते हैं अपन तने के द्वारा, बाय स्टेम। स्टेम जो है ये इसके कुछ रूपांतरित भाग होते हैं जो प्रवर्ध की भांति कार्य करते हैं, जिससे कि एक नए पादप को उत्पन्न किया जा सकता है ना। और वो कौन कौन से भाग हैं? रूपांतरित भाग है यहाँ पर, मॉडिफाइड पार्ट है यहाँ पर, है ना। उसका मॉडिफाइड पार्ट यहाँ पर देखो अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। और सेकंड जो हो जाता है वो हो जाता है सब एरियल स्टेम, यानी हिंदी में कहना चाहते हैं भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। ये दोनों इसके रूपांतरित भाग है। रूपांतरित भागों के द्वारा जो अपन एक नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं इजीली, है ना। तो इसमें पहला जो टॉपिक अपना हुआ है भूमिगत या अंडरग्राउंड स्टेम। इसके रूपांतरित भाग, पहला भाग है प्रकंद, जिसको अपन राइजोम बोलते हैं, है ना। राइजोम जो होता है ये क्या होता है? जमीन के अंदर, यानी पहली बात तना है, लेकिन कहाँ होता है? ये जमीन के अंदर होता है। और ये जो ग्रोथ करता है हॉरिजॉन्टली जो है ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। जमीन के अंदर ये जमीन की सतह के साथ साथ में पैरेलल जो है ये ग्रोथ करेगा, पैरेलल चलता है ये, ठीक है। इसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट होती है,
ना, इजीली आप इसको देख सकते हैं हल्दी और अदरक के अंदर। हल्दी और अदरक अपने आप में क्या है, एक प्रोपिग्यूल है, एक प्रवर्ध है। और हल्दी और अदरक दोनों के सीड नहीं होते हैं, इन दोनों को अपन जो है प्रोपिग्यूल की हेल्प से यानी अंडरग्राउंड स्टेम की हेल्प से इसको एक नए पादप को जो अपन डेवलप करते हैं, ज़मीन में डाल के उसको पानी पिला के एक नया पादप उत्पन्न किया जा सकता है इजीली। अपन ये तरीका काम में ले सकते हैं इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। सेकंड जो हो जाता है वो हो जाता है अपना कंद, ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर या कंद, ये भी जो है भूमिगत जो है तना होता है ना, और खाद्य पदार्थों के संग्रहण कर लेने के कारण फूल कर एक बड़ी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी स्टोरेज फूड जो है इसमें स्टोरेज जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, फूल कर बड़ी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है लेकिन एक फूले हुए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये एग्जाम्पल है इसका आलू। आलू अपने आप में एक प्रवर्त होती है, उसके ऊपर जो अपन ने कई बार देखी होगी, आलू के ऊपर जो है छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको कलिका बोलते हैं, बड बोलते हैं, है ना। आँख जनरली अगर अपन बोलना चाहें तो उसको आँख बोलते हैं अपन, आलू के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो आलू का पादप अगर आपको उगाना है तो करना क्या है, उसकी आँख वाले भाग को काटना है, काट के जो है उसको ज़मीन में डालना है और उसको पानी पिलाते रहना है। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि आलू के अंदर जो है कुछ नई पत्तियाँ और कुछ नई शाखाएँ आपको निकलती हुई दिखाई देगी। बहुत ईजी मेथड है, बहुत ईजी तरीका देखो, है ना। अपन ये इजीली जो एक नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अब है भूमिगत भाग का अगला भाग, अपना रूपांतरित भाग कौन सा है, शल्ककण, जिसको अपन बल्ब बोलते हैं, बल्ब। ठीक है, और बल्ब जो है इसमें भी जो है एग्जाम्पल जो अपने पास में है प्याज और लहसुन, है ना। प्याज और लहसुन इसके एग्जाम्पल है। अपन ने कई बार देखा होगा कि प्याज घर पे रखे हुए प्याज जो होते हैं अपने आप ही उगना शुरू हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी मिलती है, उनको टेम्परेचर मिलता है तो अपने आप ही उगना शुरू हो जाते हैं, अर्थात वो अपने आप में एक प्रोपिग्यूल है। लहसुन को भी कई बार अपन ने देखा होगा उग जाते हैं, वो घर पर रखे हुए भी उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नए पादप को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसमें कैपेसिटी होती है इसमें, है ना, जिसकी वजह से एक नए पादप को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, प्याज अपने आप में एक प्रवर्ध है, ठीक है, और लहसुन अपने आप में एक प्रवर्ध है, प्रोपिग्यूल है ये अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन घनकंद, जिसको कॉम बोलते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका अरबी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि राइजोम और कॉम यानी प्रकंद और घनकंद दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। इनमें दोनों में इंटरनोड नोड प्रेजेंट होती है, स्केल लीव प्रेजेंट होती है। डिफरेंस क्या होता है ना, इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये जो है हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है लेकिन ये वर्टिकली ग्रोथ करती है, यानी ज़मीन में ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, अरबी होती है ना। ये इसका एग्जाम्पल था। ये भी अपने आप में एक प्रवर्ध है, इसके भी कोई सीड नहीं होते हैं। इसको लगाने के लिए भी अपन क्या करें, इसके रूट वाले पार्ट को ज़मीन में डाल दें आप, और कुछ समय पश्चात यानी उसको पानी पिलाते हैं, कुछ समय पश्चात आप देखोगे एक नया पादप जो यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये इसके भाग के भूमिगत जो है पोर्शन था, अपने मॉडिफाइड जो पोर्शन था अंडरग्राउंड स्टेम का था, उसके कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं। ठीक है, यानी प्रवर्ध की भांति कार्य करते हैं, एक नए पादप को उत्पन्न किया जा सकता है इनकी हेल्प से। और कौन सा भाग है ये, भूमिगत भाग है ना। अब नेक्स्ट दूसरी जो बात करें अपन आगे, अर्धवायवीय, है ना, सब एरियल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी तीन टाइप है अपने पास में। फर्स्ट ऊपरी भूस्थारी, जिसको अपन रनर बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका दूब, लॉन ग्रास, है ना, अपने बगीचे के अंदर भी अपन कई बार लगाते हैं, है ना, और आस पड़ोस में भी अपन ने कई बार देख रखी होगी, गार्डन के अंदर बगीचे के अंदर भी अपन ने कई बार देख रखी होगी इसको, है ना, ऊपरी भूस्थारी रनर। ठीक है, एग्जाम्पल दूब है अपने पास में। अब दूब भी अगर आपको लगानी है तो बहुत ईजी मेथड है। दूब को क्या करो, आप कट करो, कहीं से भी तोड़ो उसको, और तोड़ने के बाद में ज़मीन में डाल दो, पानी पिलाता रहो, कुछ समय पश्चात उसमें रूट निकलना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रूट और लीव्स ऑलवेज जो निकलती है वो नोड से निकलती है, यानी हिंदी में कहें तो पर्व संधियों से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस चीज़ को कि पर्व संधियों से यानी नोड से ऑलवेज जो है कोई भी आउटग्रोथ निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है, ऑलवेज नोड से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेकंड भूस्थारी, जिसको अपन स्टॉल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी जो है ये क्या करती है, मतलब पहले इसकी एक ब्रांच निकलती है, ऊपर आती है ना, कुछ समय पश्चात वो झुक जाती है और वापस ज़मीन के अंदर एंटर हो जाती है, और जहाँ से वो ज़मीन के अंदर एंटर हुई वहाँ से फिर नई रूट निकलना शुरू हो जाएगी और वहाँ से एक नई ब्रांच जो है निकलना शुरू हो जाएगी। वो ब्रांच फिर आगे ग्रोथ करेगी,
यानी इस प्रकार से वो जंप करते हुए आगे से आगे ग्रोथ करती है। ठीक है, कौन? स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट आगे अंतःभूस्तारी, शकर। एग्जाम्पल इसका पुदीना। पुदीना जो है अपने आप में एक प्रवर्ध है, प्रोपिग्यूल है, इसके भी कुछ सीड नहीं होते है ना। इसको भी अगर अपन लगाना चाहें तो बहुत इजी तरीका, बहुत इजी मेथड है। कैसे लगा सकते हैं हम? इसको पॉट के अंदर लगाओ आप, ठीक है, और उसको लगातार पानी पिलाते रहो। कुछ समय पश्चात इसमें से रूट निकलना शुरू हो जाएगी और नई ब्रांचेज जो है निकलना शुरू हो जाएगी इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको एक प्रवर्ध की भांति कार्य कर सकते, उपयोग में ले सकते हैं इसको, और एक नए पादप को डेवलप कर सकते हैं इनके हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करें अपन सेकंड जो पोर्शन अपना बाय रूट, जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा भी अपन नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या है यहाँ पर, जो मूल होती है ना, ये अपने आप में एक प्रवर्ध है। ठीक है, तो ये मूल जो है इसमें कलिकाएं बनेगी और कलिकाएं जो एक नए पादप को उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो किस प्रकार से आगे पहले इसका देख लेते हैं अपन एक बार। तो कंदीय मूल इसका टाइप है, देखो पहला ट्यूबरस रूट। ठीक है, और सेकंड जो है वो कौन सा है? अपस्थानिक मूल, एडवेंटिसस रूट, कंदीय मूल या ट्यूबरस रूट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है नीम और चमेली, शीशम। ठीक है, ये अपन ने डेली लाइफ में कई बार देखा होगा आपने। ठीक है, कैसे कि कई बार क्या होता है, अपने आस पड़ोस में कहीं नीम होती है, उसकी रूट जो है कई बार कट जाती है किसी कारणवश। हो सकता है कि कोई काम चला, आपके आसपास या नहर नाली बनी, ठीक है, और उसकी रूट को काट दिया गया, नीम की रूट को कट कर दिया गया। ठीक है, तो अब जहाँ से वो कट हुई है, मूल पादप तो है ना, और सेकंड जहाँ पर रूट प्रेजेंट है, ठीक है, उस रूट से एक नई जो है शाखा निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक नई जो है पादप के रूप में वो आपके सामने प्रकट होगी। यानी इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कई बार अपने डेली लाइफ में भी अपन देख सकते हैं नीम चमेली शीशम के अंदर, है ना, यानी रूट के द्वारा, यानी कंदीय मूल के द्वारा, ट्यूबरस रूट के द्वारा भी एक नए पादप को उत्पन्न किया जा सकता है। नेचुरली भी होता है, ये नेचुरली कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, सेकंड जो होता है अपना अपस्थानिक मूलों के द्वारा, यानी बाय एडवेंटिसस रूट। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इसके शकरकंद, एस्परेगस और डहेलिया। शकरकंद या स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो या शकरकंद जो मार्केट में अपन ने कई बार देखी होगी, यूज में भी ली होगी, आपने जानते भी है शकरकंद। ठीक है, तो शकरकंद जो है इसके भी कोई सीड नहीं होते हैं, तो इसको भी अगर अपने को लगाना है तो क्या करेंगे अपन, इसको इसके टुकड़े करेंगे और ज़मीन में डाल देंगे। कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय पश्चात इसको पानी पिलाते रहो, कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि एक नया जो पादप है वो इसमें आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पत्तियों के द्वारा बाय लीफ। ठीक है, इसमें भी फिर आगे दो टाइप है, देखो पहला किनारों के द्वारा और सेकंड पर्णवृंत के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर किनारों यानी बाय लीफ मार्जिन और सेकंड हो जाता है बाय पिटियोल। ठीक है, तो यानी किनारों के द्वारा या बाय लीफ मार्जिन, जिसका एग्जांपल है पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्म, जिसको अपन ब्रायोफिल्म भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो आगे बात कर रहे हैं पर्णवृंत के द्वारा बाय पिटियोल, एग्जांपल इसका बिगोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये होता कैसे देख लेते हैं एक बार। पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म जो होता है, ठीक है, ये अपने आप में एक प्रवर्ध होता है। इसकी पत्तियाँ जो होती है अपने आप एक प्रवर्ध होती है ना। इसकी जो मार्जिन होती है, यानी इसके जो किनारे होते हैं, लीफ की जो मार्जिन होती है, किनारे जो होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी सी कलिकाएँ बनती है, और वो कलिकाएँ लगातार जो है वो नीचे गिरती रहती है, और जहाँ पर वो कलिका गिरेगी वहाँ पर एक नया पादप उत्पन्न हो जाएगा। वो मिट्टी गीली होनी चाहिए, लगातार पानी मिलता रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पर बनी रहनी चाहिए, एक नया पादप जो है वहाँ से ग्रोथ करता हुआ आपको दिखाई देगा पत्थर चट्टा के अंदर, ब्रायोफिल्म। सेकंड हो जाता है पर्णवृंत के द्वारा बाय पिटियोल, बिगोनिया के अंदर। पर्णवृंत क्या होता है? पर्ण फलक को पर्ण आधार से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, मतलब लीफ लैमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर जो होती है क्या कहलाती है? पेटियोल कहलाती है। तो पेटियोल जो है अपने आप में ये भी कभी कभी जो है किसी किसी पादपों के अंदर क्या हो जाता है, एक प्रवर्ध की भांति कार्य करता है, जिससे कि एक नया पादप उत्पन्न किया जा सकता है। एक नया प्लांट जो है वहाँ से अपन तैयार कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? पेटियोल की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बिगोनिया के अंदर देखने को मिलता है अपने को ये ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे लास्ट जो पोर्शन बचा अपना है ना, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, और वो है जननांगों के द्वारा बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें अपने एक ही टाइप है, बाय पत्र प्राकलिका, या इसको हम बोल सकते हैं बाय बल्बिल, पत्र प्राकलिका के द्वारा या बल्बिल के द्वारा। एग्जाम्पल इसका रामपास और रतालू। होता है क्या इसके अंदर? इसमें जो फ्लावरिंग बर्ड होती है ना, जो फ्लावर बनाती है आगे जाकर, ठीक है, तो वो इमेच्योर कंडीशन में टूटकर, मूल पादप से टूटकर नीचे गिर जाती है, और जहां पर वो गिरेगी वहां पर एक नया पादप जो है ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है
बाय बल्बिल मेथड के अंदर पुष्प कलिकाएं जो है यानी जननांग जो है वो भी जनन में हेल्प कर रहा है। और कौन सा जनन? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? तो ये तो था अपना टॉपिक कौन सा? ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब सेकंड जो पोर्शन बचा अपना, ठीक है, सेकंड जो पोर्शन है, सेकंड पोर्शन हो जाता अपना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत जो अपन कह रहे हैं यहाँ पर तीन जो है इसके पार्ट होते हैं, तीन जो इसके पोर्शन होते हैं, है ना। पहला अपना कौन सा था? वो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड जो अपना है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, हिंदी में कहना चाहिए अपन इसको कर्तन, दाब लगाना या गुट्टी, और लास्ट हो जाता है रोपण। ठीक है, अब कटिंग या कर्तन, इसमें फिर आगे दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप अपना वो है स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग, और सेकंड जो टाइप है अपना वो हो जाता है मूल कर्तन या रूट कटिंग। ठीक है, ये मैन मेड मेथड है। पहली बात तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसमें फिर आगे अपन कह रहे हैं कितने टाइप हो जाते हैं। ये जो पहला जो टाइप है अपना कटिंग या कर्तन है, जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। अब स्टेम कटिंग और रूट कटिंग, कटिंग शब्द से ही अपन इसको समझ लेते हैं। देखो, कटिंग यानी काटना। ठीक है, यहाँ पर अपन काटने के लिए किसको काम में लेंगे? स्टेम को, है ना। यहाँ पर किसको काटेंगे अपन? रूट को। ठीक है, यानी स्टेम के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और प्रत्येक टुकड़े को जमीन में डालकर पानी पिलाते रहेंगे, जिससे कि एक नया पादप जो है वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। और सेकंड हो जाता है मूल कर्तन या रूट कटिंग, है ना। अब इसमें क्या होता है, अपने को रूट लेनी है, रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और ज़मीन के अंदर डालना है, उसको पानी पिलाते रहना है, जिससे कि एक नया पादप डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये विधि काम में ले सकते हैं। मैन मेड मेथड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं आपके स्टेम कटिंग के वो होते हैं यहाँ पर देखो, गन्ना, शुगर कैन, ग्रेप्स एंड रोज, यानी अंगूर और गुलाब, है ना। इनके कोई सीड नहीं होते हैं। अगर अपन गुलाब की बात करें तो बहुत ही सिंपल, है ना। अपने आस पड़ोस में अपन ने कई बार देख भी रखा होगा, उसके कोई सीड नहीं होते हैं। उसको अपन कैसे उगाते हैं? छोटी छोटी टुकड़े कर देते हैं, ब्रांचेज जो होती है, शाखाएं होती है, उनके टुकड़े करते हैं और उसको पॉट में लगाते हैं, है ना। कुछ समय पानी पिलाते रहेंगे, कुछ समय पश्चात देखेंगे एक नया पादप यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। सेकंड, इसी के जस्ट आगे की बात करें अपन मूल कर्तन की या रूट कटिंग की, तो रूट कटिंग में क्या होता है, या नींबू, अमरूद, सेब और चेरी, इनकी रूट जो होती है, इसकी रूट को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, है ना। और रूट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में प्रत्येक जो टुकड़ा है ज़मीन में डाल देंगे और उसको पानी पिलाते रहेंगे, एक नया पादप जो यहाँ से डेवलप होता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ समय पश्चात 2-4 सप्ताह के बाद में आप एक नया पादप देख सकते हैं, है ना। एक चीज़ यहाँ पर नींबू, अमरूद, है ना, इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे लेयरिंग, जिसको हम गुट्टी भी बोलते हैं, है ना, दाब लगाना या गुट्टी। इसके फिर दो टाइप हैं यहाँ पर, टीला दाब और वायु दाब। टीला दाब जिसको हम माउंटिंग भी बोलते हैं, और सेकंड वायु दाब जिसको एयर लेयरिंग भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर टीला दाब, टीला दाब किस में कर सकते हैं अपन? उन पादपों में कर सकते हैं जिन पादपों की शाखाएं ज़मीन से बहुत ही कम ऊंचाई पर हो, यानी ज़मीन से बहुत थोड़ी सी ऊंचाई पर हो, उसमें अपन टीला दाब विधि काम में ले सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर कर्तन और दाब लगाने के अंदर, यानी कटिंग और लेयरिंग के अंदर एक मेन डिफरेंस है। यहाँ पर अपने को काटने होते हैं, यहाँ पर किसी टाइप का कोई पोर्शन काटना नहीं है आपको, किसी भी ब्रांचेज को, किसी भी शाखा को, किसी भी पादप के भाग को काटना नहीं है अपने, बिना काटे, यानी अपन बिना काटे जो एक नया पादप तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके लिए ये विधि है। तो करना क्या होता है इसमें, देखो पहला टीला दाब की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, तो टीला दाब में अपन क्या कह रहे थे, ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर जो शाखाएं होती है उसमें से किसी एक शाखा को अपन क्या करेंगे, उसको नीचे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में ज़मीन में उसी पादप के पास में ज़मीन में डाल देंगे, उसको मिट्टी डाल देंगे उस शाखा के ऊपर, है ना, मिट्टी में दबा देंगे उस ब्रांचेस को, उसके ऊपर पानी डालते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे। कुछ टाइम बाद में आप देखेंगे उसमें से रूट निकलती हुई, है ना, मिट्टी के अंदर रूट निकलना शुरू हो जाएगी और ऊपर की तरफ जो एरियल पार्ट जो है उसका कुछ नई ब्रांचेज हैं, स्टेम जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये टीला दाब हो गया। सेकंड जो होता है वो होता है वायु दाब या एयर लेयरिंग। ये उन प्लांट्स में होता है जिन प्लांट्स की ब्रांचेस ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होती है,
उसमें ये विधि अपन काम में नहीं ले सकते हैं, टिल्लादाब काम में नहीं ले सकते हैं। उसमें अपने काम में आती है वायुदाब या एयर लेयरिंग काम में आती है। बड़े वृक्षों में अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शाखाएं जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, उनको अपन झुका के ज़मीन में नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं? वायुदाब या एयर लेयरिंग काम में लेते हैं। करना क्या अपने को, एक प्लांट है, उसकी एक बड़ी ऊपर ब्रांच है और एक नीचे की तरफ दूसरी ब्रांच है। ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर अपन क्या कर देंगे, एक पॉट बांध देंगे, पानी का कोई बर्तन बांध देंगे, और नीचे वाली जो ब्रांच है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, कट करेंगे और उसके ऊपर रुई या घास है ना बांध देंगे, मॉस बांध देंगे है ना, और उसके ऊपर धागे से उसको लपेट देंगे, बांध देंगे, ठीक है। और ऊपर से अपन पानी को टपकाते रहेंगे बर्तन से, जिससे क्या होगा, वो लगातार गीली बनी रहेगी है ना। लगातार गीली बनी रहने से वहाँ पर रूट जो है निकलना शुरू हो जाएगी, और कुछ समय पश्चात अपन चाहें तो उसको शाखा को, उस ब्रांच को काट के अलग कर सकते हैं और ज़मीन में डाल के एक नया पादप जो है डेवलप कर सकते हैं अपन इससे, ठीक है। ये तो हो गया वायुदाब, एयर लेयरिंग, ठीक है। बड़े वृक्षों में अप्लाई होता है, बड़े प्लांट्स में होता है। लास्ट जो अपना टॉपिक बच जाता है वो है ग्राफ्टिंग, जिसको अपन बोलते हैं रोपण, ठीक है। यानी ये फिर आगे 4 टाइप का होता है ग्राफ्टिंग जो है ना। ये बहुत ईजी मेथड, बहुत अच्छा मेथड है, किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी मेथड है ये, किसान लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ग्राफ्टिंग के अंदर 2 मुख्य भाग होते हैं इसके, है ना। एक होता है सेक्शन, कलम, और सेकंड होता है स्टॉक, स्कंद। ये 2 मुख्य भाग होते हैं इसमें ग्राफ्टिंग के अंतर्गत, है ना। पहला होता है सेक्शन, और सेकंड जो होता है वो हो जाता है स्टॉक यानी स्कंद। सेक्शन यानी इसको अपन बोल सकते हैं कलम, ठीक है, हाँ इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पर स्कंद। ये 2 भाग होते हैं इसके मुख्य रूप से, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें अपने को क्या करना होता है, प्लांट जो होते हैं इसमें 2 अलग अलग प्लांट के भाग लेने हैं अपने को, है ना। एक कलम की भांति कार्य करेगा, यानी यहाँ पर सेक्शन की भांति कार्य करेगा, और सेकंड जो है अपना स्टॉक यानी स्कंद की भांति कार्य करेगा। मूल पादप जो अपन, जिसके ऊपर अपन किसी दूसरे पादप को लगाना चाह रहे हैं, वो स्टॉक या स्कंद की भांति कार्य करेगा। करना क्या है, उस मूल प्लांट को अपने को काटना है, ठीक है। काटने के बाद में उसके ऊपर अपन किसी दूसरे जो है प्लांट की किसी ब्रांचेज को जो है अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, उसको उन दोनों के बीच में कनेक्शन तैयार करेंगे, है ना। तो इसके फिर आगे 4 टाइप हो जाते हैं, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। पहला जो है वीप या जीपी या जीवारोपण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलना चाहे तो वीप या टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि अपने को स्टॉक जो है उसमें जिगजैग जो है अपने को कट करना है, ठीक है, और सेक्शन जो अपना उसमें भी अपने एक जिगजैग कट करना है, वी शेप का कट करना दोनों में, ठीक है। और दोनों को अपन क्या कर देंगे, एक दूसरे के अंदर फंसा देंगे। सेम मोटाई का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कलम और स्कंद दोनों सेम मोटाई के होते हैं। दोनों को एक दूसरे के अंदर फंसा देंगे और कुछ समय पश्चात, यानी इसको बांध देंगे, बांधने के बाद कुछ समय पश्चात इसमें इन दोनों के बीच में, कैम्बियम के दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा, और एक मूल पादप की भांति ये कार्य करना शुरू कर देगा। एक नया पादप जो है बनकर तैयार हो जाएगा अपने पास में। ये था तरीका। सेकंड आता है अपना फच्चारोपण, जिसको अपन बीज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, है ना। अब बीज ग्राफ्टिंग, फच्चारोपण जो है ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है ना। अपने को क्या करना है, इसमें भी वही 2 भाग लेने हैं अपने को, एक तो कलम और एक स्कंद, यानी सेक्शन और स्टॉक, दोनों में वी शेप का कट करना अपने को, ठीक है। और वी शेप का कट करने के बाद में क्या कर देंगे, हम इसको दोनों को बांध देंगे। यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूँ एक बार वापस आपको, दोनों ही वी, बस दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेना। इसमें जो कट करेंगे अपन वो कुछ इस प्रकार का कट होगा, किसके अंदर, वीप के अंदर। ये तो हो गई कलम और ये हो गया स्कंद, ठीक है। दोनों को बांध देंगे, बांध देने के बाद में दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। ये तो कौन सा हो गया अपना, ये तो हो गया कौन सा, वीप, ठीक है। और सेकंड जो है अपना फच्चर रोपण, जिसकी अपन बात कर रहे थे, बीज ग्राफ्टिंग। दोनों में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, कट का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, दोनों सेम मोटाई के लेना है। सेकंड बता देता हूँ मैं आपको, फच्चर या बीज ग्राफ्टिंग। बीज ग्राफ्टिंग में क्या करना अपने को, वी शेप का कट करना है, कलम के अंदर और स्कंद दोनों के अंदर वी शेप का कट करेंगे और दोनों को बांध देंगे। कुछ समय पश्चात इन दोनों के बीच में नया कनेक्शन बन जाएगा, एक नए पादप की भांति कार्य करेगा। ये था अपना सेकंड कौन सा, फच्चारोपण, बीज ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपन, किरीट या मुकुट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो है दोनों समान मोटाई के नहीं होते हैं, सेक्शन और स्टॉक जो होते हैं वो समान मोटाई के नहीं होते। यहाँ दोनों में क्या था, समान मोटाई के थे। यहाँ पर अनइक्वल जो है, मतलब यहाँ पर
इनकी जो है विड्थ रहेगी दोनों किसकी, सेक्शन और स्टॉक की। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक जो होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, सेक्शन के कंपैरिजन में। जैसे कि ये रहा, ये क्या हो गया, स्टॉक, काफ़ी बड़ा प्लांट था, उसको अपन ने काट दिया, काफ़ी ज़्यादा मोटाई इसकी। ठीक है, अब इसके ऊपर अपने को कोई दूसरा प्लांट जो है लगाना है, जैसे है ना, इसके ऊपर कोई दूसरा सेक्शन लगाना अपने को, तो वो जो सेक्शन होता है इसके कंपैरिजन में काफ़ी पतला होता है, लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा होने से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सेक्शन एक साथ में लगाए जा सकते हैं। जैसे कि ये रहा, देखो यानी इसके चारों तरफ अपन इसके जो है बार्क के अंदर अलग से अपन एक बहुत सारी जो है कलम इसमें लगा सकते हैं, बहुत सारी कलम एक साथ में लगाई जा सकती है। दिखने में ये अपने को एकदम क्राउन जैसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल ताज की तरह दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्राउन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं अपन इसको, है ना, किरीट या मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अपने तीसरा मेथड हो गया। और लास्ट बचा आपके फोर्थ मेथड, जिसको अपन बोलते हैं कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब बड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, यानी यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, बड ग्राफ्टिंग थोड़ी अलग है, इसमें अपने को प्लांट को काटना नहीं है, प्लांट की बार्क के अंदर टी शेप का चीरा लगाना है। जैसे ये कोई मूल पादप है, मुख्य पादप है, मेन प्लांट है, इसके ब्रांच या इसके स्टेम के ऊपर अपन ने टी शेप का कट कर दिया। टी शेप का कट करने के बाद में दोनों तरफ से अपन ओपन कर देंगे इसकी बार्क को, इसकी छाल को जो है दोनों तरफ से खोल देंगे, और जहाँ पर ये खुला हुआ भाग है उसके बीच में एक कलिका या बड जो है इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और वापस क्या कर देंगे, इसको वापस बार्क को वापस बांध देंगे, या बीच में क्या थी, कलिका थी, इसको अपन ने बांध दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कलिका है इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगी, इसके साथ में जुड़ जाएगी, और यहाँ से वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी। और कुछ समय पश्चात अपन यहाँ देखेंगे एक नया जो प्लांट है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, एक नया प्लांट यहाँ पर ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कलिका रोपण जो है विधि अपने लास्ट, ये सारे मैन मेड मेथड थे। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि चैप्टर के अंतर्गत ज़्यादातर जो है यानी इन आर्टिफिशियल और नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इनमें से कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि जो एग्जाम्पल होते हैं उनको क्वेश्चन बना के कई बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पूछ लिया जाए कि गुलाब के अंदर कौन सी विधि होती है रिप्रोडक्शन की, विधि काम में ले सकते हैं हम, नाम बताइए, या मोगरा के अंदर, है ना, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जैस्मिन के अंदर जैसे आपको पूछ लिया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फ्लो चार्ट को जो है आपको अच्छे से याद भी करना है, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की। लास्ट बचा अपना कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखते हैं अभी। चलो, हम यहाँ बात कर रहे थे लास्ट किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे थे, है ना। तो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन अपने सामने है, और वो क्या है, पहली बात तो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है पुष्प के द्वारा होता है, पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पुष्प के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। और यानी मैं बता दूं आपको, अभी अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था ना, फ्लावर के द्वारा या पुष्प के द्वारा जो यहाँ पर लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने जस्ट इस चैप्टर में शुरुआत में पहला ही जो अपना पॉइंट था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक आवृतबीजी पादप के ऊपर अंदर जो है या एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जब भी फ्लावरिंग हो जाती है ना, पुष्पन स्टार्ट हो जाता है, फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो कौन सी फेज स्टार्ट होती है, गैमेटोफिटिक फेज, है ना, ये इसकी पहचान है। और जब भी गैमेटोफिटिक फेज होती है, ठीक है, तो उसमें गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, गैमेटिक फ्यूजन भी होता है। और जब गैमेटिक फ्यूजन होता है तो उसको अपन कौन सी फेज कहते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही तो डिफरेंस था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है। अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के गैमेट का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है यहाँ पर, है ना, और पुष्प बनते हैं यहाँ पर, फ्लावर बनते हैं यहाँ पर। सेकंड, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, ये भी अपन जानते ही हैं। पुष्प जो होता है क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, मतलब इसमें इंटरनोड जो होती है काफ़ी शॉर्ट हो जाती है, काफ़ी छोटी हो जाती है, जिससे कि नोड सारी की सारी नोड जो होती है वो काफ़ी पास में आ जाती है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं अपन पुष्प से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी की। पहला पुष्पवृंत या पेडिसिल किसको बोलते हैं अपन? पेडिसिल प्लांट का वो भाग होता है, सॉरी एक प्लांट का एक फ्लावर का वो भाग होता है जिससे कि फ्लावर जो एक ब्रांच के साथ में स्टेम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। फ्लावर अटैच विद ब्रांच इज कॉल्ड पेडिसिल, हिंदी में कहना चाहें हम इसको तो पुष्पवृंत कहलाता है ना। एक पुष्प जो होता है शाखा के साथ में जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसको अपन पुष्पवृंत कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट आगे पुष्पासन या छलमस, ये पुष्प का काफ़ी फुला हुआ भाग होता है, नीचे की तरफ काफ़ी फुला हुआ भाग होता है ना, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है, उसको कहते हैं अपन पुष्पासन या छलमस। ब्रॉड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड छलमस, फ्लावर अटैच विद दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे एक पुष्प में निम्न 4 भाग पाए जाते हैं। फ्लावर के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, 4 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो यहाँ पर? पहला कैलिक्स, सेकंड करोला, थर्ड एंडोशम एंड फोर्थ गायनोसम। हिंदी में कहना चाहिए इसको तो अपन बोलते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज है ना, पुमंग और जाया। ठीक है, ये एक फ्लावर के 4 भाग होते हैं। इन 4 भाग को समझने के लिए अपन हेल्प लेते हैं किसकी? एक फ्लो चार्ट की, ठीक है, जो अपने सामने यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अपन एक फ्लो चार्ट से जो है इसको समझते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट से इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे पुष्प है इसको अपन पहले बात 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक कहलाता है एसेसरी बोल्ड और एक कहलाता है असेंशियल बोल्ड। ठीक है, यानी ये जो है सहायक चक्र कहलाता है हिंदी में, और ये कहलाता है मुख्य चक्र। ठीक है, या इसको जनन चक्र भी बोल सकते हैं अपन, रेप्रोडक्टिव बोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसेसरी बोल्ड सहायक चक्र जो होता है ये जनन में हेल्प नहीं करता, एक तरह से इनडायरेक्टली हेल्प नहीं करता, लेकिन डायरेक्टली जो है किसी टाइप से ये हेल्प नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा में और कीटों को आकर्षित करने में हेल्प करता है। अतः इसीलिए अपन इसको कह सकते हैं इसको सहायक चक्र एसेसरी बोल्ड। ठीक है, इसके 2 भाग हैं देखो, कैलिक्स एंड सेकंड क्रोला। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको बाह्य दलपुंज और ये कहलाता है दलपुंज। इसका जो सिंगल मेंबर होता है कहलाता है दल, और इंग्लिश में बोले इसको अपन तो सेपल। ठीक है, और करोला, ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, इसका सिंगल मेंबर जो होता है कहलाता है पेटल या दल। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला असेंशियल या रिप्रोडक्टिव बोल्ड की बात करते हैं। ये फिर आगे 2 टाइप के होते हैं देखो, एंडोशम एंड गायनोसम। हिंदी में कहना चाहें तो ये कहलाता है पुमंग और ये कहलाता है जायांग। ठीक है, और इसका जो सिंगल मेंबर होता है वो कहलाता है स्टेमन। ठीक है ना, और गायनोसम इसका सिंगल मेंबर जो होता है वो कहलाता है कार्पल या पिस्टल, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, ये इसके हिंदी में नाम हो गए। ये फ्लो चार्ट है, इसको आप इसको थोड़ा ढंग से देखें, इसको समझें तो आराम से याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, वो इस डायग्राम में देख लेते हैं एक बार अपन। ये जो अपन ने अभी रीड किया है वो सारा का सारा इस चित्र में देख लेते हैं एक बार, डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। ये रहा वो भाग है ना जिसके द्वारा एक पुष्प जो है, एक फ्लावर जो है, एक ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ है ना। क्या नाम देते हैं अपन इसको? पुष्पवृंत या पेडिसिल नाम देते हैं। ये रहा वो पेडिसिल, इसी के जस्ट ऊपर ये रहा पुष्पासन छलमस, काफ़ी ब्रॉड पार्ट है देखो, जिसके ऊपर पुष्प के सारे भाग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर जो 4 बोल्ड थे जो अपन ने जस्ट अभी बात की है, उन 4 बोल्ड में से पहला जो बोल्ड है सबसे बाहर वाला क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है ना। इसका सिंगल मेंबर कहलाता है सेपल। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ होता है। अब एक चीज़, इसका काम क्या होता है? अभी अपन ने कहा था रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करता नहीं है, जनन में तो ये हेल्प करता नहीं है, तो फिर क्या काम होता है? तो इसका काम होता है कि जब ये बर्ड फॉर्म में होता है, कलिका अवस्था में होता है पुष्प छोटा सा, है ना, तो इसके चारों तरफ जो ये बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं, ये इसको ढके हुए रहते हैं, है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक चेंजेस या अपन कह रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी हैं उनका सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं ये एक तरह से, यानी हवा के झोंके हैं, तापमान में वृद्धि है ना, ड्राउट है, सूखा है, ऐसी कई कंडीशंस होती है जो लगातार बदलती रहती है। पूरे दिन में भी जो है लगातार ये चेंजेस होते रहते हैं। तो इन चेंजेस का सामना करने के लिए, यानी बदलते वातावरण के अनुसार या बदलते वातावरण से सामना करने के लिए ये पाया जाता है बाह्य दलपुंज। इसके अंदर होता है दलपुंज, ये भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के अंदर, डायरेक्टली इसकी कोई हेल्प नहीं है। दलपुंज रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती है वो दलपुंज कहलाती है, या उसको अपन इंग्लिश में कहना चाहते हैं करोला बोलते हैं इसको, है ना। ये करोला होता है, रंगीन होता है, इसका एक ही काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है रंगों वाले होते हैं ये, है ना, जिससे कि इंसेक्ट को ये दूर से ही नज़र आ जाते हैं और इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये काम होता है किसका? दलपुंज का, करोला का। इसका सिंगल मेंबर कहलाता है पेटल या दल कहलाता है।
ठीक है। अब इसके अंदर की तरफ होते हैं पुमंग, हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं अपन एंडोसियम, ठीक है ना। स्टेमन इसका सिंगल मेंबर होता है ना, इसका एक अकेला सदस्य क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। ये जो होता है एक पुष्प का नर भाग होता है, यानी मेल पार्ट होता है, एक पुष्प का मेल पार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्टली रोल है जनन के अंदर, है ना। और इसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट, ठीक है। और मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूजन करते हैं और एक नया जो है प्लांट को, यानी एक नया सीड जो बनता है, नया प्लांट जो है इससे बनता है इसकी वजह से, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे देखो, चलो लास्ट जो पोर्शन बच गया अपना वो है जायान या गाइनोसियम। इसका सिंगल मेंबर जो है कार्पल या पिस्टिल कहलाता है, ठीक है। और ये एक फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, मादा भाग होता है, ठीक है। ये नर भाग होता है और ये मादा भाग होता है। यहाँ पर नर युग्मक बनते हैं और इसमें मादा युग्मक बनते हैं, यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, वो हो जाएगा आपके एंडोसियम के अंदर, और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, वो हो जाएगा आपके गाइनोसियम के अंदर। इस प्रकार से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं इन दोनों के अंदर, है ना। और जब ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन करते हैं, है ना। और इनका फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी ये संलयन करेंगे नर युग्मक मादा युग्मक, और इनका संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। और निषेचन के दौरान जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर आगे जो है एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, है ना। और फिर वो जो है जर्मिनेट होगा और एक नए पादप को जन्म देगा। इस प्रकार से पादप के अंदर ये दो प्रकार के जो है जनन पाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी अपन ने देखा था कौन कौन से, एक बार वापस मैं आपको चैप्टर थोड़ा रिवाइज करा दूं, है ना। वो था आपने पहला जो रिप्रोडक्शन का पहला जो टाइप था वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर आगे दो टाइप थे, कौन कौन से, नंबर एक अगैमोस्पर्मी, और सेकंड कौन सा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फिर आगे दो टाइप थे, कौन कौन से थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएं। चलो मैं ही बता देता हूं, है ना। एक था आपने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेकंड जो था अपना वो था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर इनके टाइप थे, ठीक है, ये तरीके थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेकंड जो पोर्शन अपना था वो कौन सा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अभी अपन ने एक्सप्लेन किया है, अभी जस्ट अपन ने बात की है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपने ज़्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हायर प्लांट है ये, तो ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एडवांस टाइप के प्लांट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर बायोलॉजी के अंदर आगे के जो 3 चैप्टर और है इस यूनिट के, उसमें अपन सिर्फ यही देखने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसीलिए अपन ने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा देखा है, शॉर्ट में देखा है। नेक्स्ट अगले चैप्टर में इसके क्या क्या इवेंट्स हैं, कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है, वो और एक्सप्लेन करेंगे हम।